चलो पेज नंबर कौन सा है बेटा, बताओ। ज्यादा आ गया क्या? 29। चलो। यहाँ पे थे हम लोग। ठीक है। चलो एक बार जितना हमने पढ़ाया है वो देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलो अगली हेडिंग हमने लास्ट में हेडिंग क्या डलवाई थी, बताओ बेटा। फैक्टर्स अफेक्टिंग, हाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बताओ इसमें पहला फैक्टर हमने क्या लिखवाया था, एटॉमिक साइज। ठीक है। चलो अच्छा दूसरा लिखो, दूसरा क्या लिखवाए थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा ये भी हो गया। चलो अच्छा इसके बाद कौन सा हुआ था, इसके बाद नहीं हुआ। चलो अगली हेडिंग डालो, लिखो स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, लिखो। स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अच्छा स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये तीसरा फैक्टर है ना बेटा। हाँ लिखो तीसरा फैक्टर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अच्छा बताओ स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम लोग काहे से लिखते हैं, सिग्मा से। अच्छा तो लिख लो बेटा, तीसरा फैक्टर है। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, सिग्मा के। लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिग्मा। अब इसी के नीचे हम चाहेंगे एक सवाल लिखो, लिखो फाइंड 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 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉमा आयोनाइजेशन एनर्जी, फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉमा आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग of the following element, of the following element। अब वो एलिमेंट कौन कौन से हैं लिखो, कॉमा के लगा के लिखो, बोरान बी, बोरान कॉमा कार्बन कॉमा नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा फ्लोरीन, ये है। ये चार एलिमेंट हमारे, पांच एलिमेंट हमको दिए गए हैं, इनका हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता दो, इन्हीं का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता दो
और इन्हीं का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बता दो। यानी एटम यही है, आपको ये 3 ऑर्डर बनाने हैं। तीनों ऑर्डर बना के बताओ बेटा। तीनों ऑर्डर बनाने हैं। अच्छा चलो, पहला एक ऑर्डर तो सब लोग बना ही डालो। चलो सबसे पहले ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बना डालो। हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर याद कराया था, फॉन्कल ब्रिक, है ना? क्या याद कराया था? फॉन्कल ब्रिक। याद करो जरा, हमने यही तो आपको पढ़ाया था, फॉन्कल, और उसके बाद पढ़ाया था ब्रिक। बताओ, ये पढ़ाया था, और उसके लास्ट में क्या था? हाइड्रोजन। तो हमने फॉन्कल ब्रिक आपको पढ़ाया था, है ना? पढ़ाया था। तो देखो FON, और ये देखो क्या है, FON, ये होगी ना फॉन्ग। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, है ना, और उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन बना? बचा बोरान और कार्बन। बोरान और कार्बन। अच्छा, अपनी इस लिस्ट में कहीं बोरान है? बोरान है, इसका मतलब कार्बन बोरान से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो इस लिस्ट में ना हो वो समझ लेना इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भाई? जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं उनको हमने इस ऑर्डर में अरेंज कर लिया। जो इस ऑर्डर में नहीं है समझ लेना इससे वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ रही बात? तो बताओ, इसके बाद हम क्या लगाएंगे? कार्बन, और सबसे कम कौन है? बोरान। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमने बना लिया। क्लियर है? अब आप सोचो, यदि फॉन्कल ब्रिक, यही तो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, फॉन्कल और ब्रिक, और उसके लास्ट में कौन है? हाइड्रोजन। बस ये याद रखो, देखो सब सवाल आ जाते हैं। क्लियर है? चलो अब चलते हैं दूसरा, आयोनाइजेशन एनर्जी। बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हमने कुछ आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एक हमने 2356 आपको पढ़ाया था, और एक हमने आपको क्या पढ़ाया था? 65। एक 2356 और एक 65। अच्छा, 65 कहां लगाओगे? पीरियड में, है ना? कहां लगाओगे? पीरियड में। और 2356 कहां लगाओगे? ग्रुप में। जब ग्रुप में लगाओगे जब पीरियड सेम हो, और 65 तब लगाओगे जब क्या हो? क्या हो? ग्रुप सेम हो। क्लियर है? ध्यान आ रहा? तो अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, बोरान बताओ किस ग्रुप का बंदा है, किस पीरियड का है? बताओ किस पीरियड का है? बताओ पीरियड, बताओ इसका। सेकेंड, ये दूसरा पीरियड है, सेकेंड पीरियड। अच्छा, कार्बन बताओ, सेकेंड पीरियड। अच्छा, नाइट्रोजन बताओ, सेकेंड पीरियड। ऑक्सीजन बताओ, सेकेंड पीरियड। फ्लोरीन बताओ, सेकेंड पीरियड। यानी पांचों का पीरियड सेम है। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, इसका बताओ ये कौन सा ग्रुप है? थर्ड है। अच्छा, ये बताओ कौन सा है? फोर्थ है। ये बताओ कौन सा है? फिफ्थ है। अच्छा, ये बताओ कौन सा है? सिक्स है। और ये बताओ कौन सा है? सेवेंथ है ना? अच्छा, अब हमने क्या सिखाया था? 23। यानी बताओ,
अब देखो इधर से इधर जाने पे, क्योंकि पीरियड सेम है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है ना। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो लास्ट वाले को हमने कहां रख लिया, बताओ, पहले फ्लोरीन। क्लियर है। बस आपको कहां ध्यान देना है, 23 और 56। अच्छा देखो 23 का दो तो है नहीं, दूसरे ग्रुप का तो कोई है नहीं, तीसरे ग्रुप का है, तो 23 तो यहां लगना नहीं है जुगाड़। 56 लगेगा। 56 कैसे लगेगा, ये देखो पांचवा और ये देखो छठा। क्लियर है। अच्छा अब आपको क्या करना है बताओ, यहां पांचवें ग्रुप का छठे से ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। पांचवें का कौन है, नाइट्रोजन, इसका किससे ज्यादा होगा, छठे से, ऑक्सीजन से। तो देखो ये भी अरेंज हो गया, ये भी अरेंज हो गए। क्लियर है। उसके बाद बताओ इसके आगे ये है ना, तो इससे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। उसके बाद कार्बन और सबसे कम बोरान। अब 23-56 यदि हम नहीं बताए होते तो सोचो कितना कठिन कहानी ये बन जाती है ना। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। अब तुमको मालूम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने बोला था सेकेंड ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और जीरो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है, पक्का। अच्छा बताओ ये कौन से ग्रुप से है, फिफ्थ ग्रुप, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, जीरो, है ना। और कौन से ग्रुप की जीरो होती है बताओ बेटा, कौन सा, सेकेंड। और सेकेंड का कोई है नहीं, बताओ सेकेंड ग्रुप का तो कोई है नहीं है, जीरो ग्रुप का भी कोई नहीं है। तो ये तो कंफर्म हो गया नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, फ्लोरीन की। अच्छा फ्लोरीन के बाद किसकी होगी बताओ, ऑक्सीजन की। अच्छा ऑक्सीजन के बाद किसकी होगी, कार्बन की। कार्बन के बाद किसकी होगी, बोरान की। और सबसे कम किसकी होगी, नाइट्रोजन। क्योंकि ये कहां का है बताओ बेटा, ये फिफ्थ ए का है ना, फिफ्थ ए ग्रुप का है। और फिफ्थ ए ग्रुप वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जीरो। बढ़िया सवाल है, बना लो। सवाल बढ़िया था कि नहीं, है ना। अब जैसे ये बात सही है, इसका तुम्हारा लोगों का टेस्ट अलग करा देंगे इस चैप्टर का, उसमें सिर्फ यही चैप्टर रहेगा। क्लियर है, पूरा तैयार कर लो ये चैप्टर, अलग से तुम लोगों का टेस्ट करा देंगे, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग से चैप्टर कॉमन हो जाएगा। क्लियर है, इस चैप्टर को बढ़िया से तैयार कर लो, है ना। और इसका हम अलग से टेस्ट तुम्हारा लोगों का अलग से करा देंगे, ठीक है, पक्का। तैयार कर लो बढ़िया चैप्टर। और जितना पढ़ाया है उसके अलावा सवाल नहीं पूछूंगा, और ना उसके अलावा सवाल आए, जितना हमने पढ़ाया उतना ही सवाल पूछेंगे। क्लियर है। तो चलो अगला लिखो बेटा, अगला लिखो, तीसरा लिखो, लिखो लिखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तीसरा एप्लीकेशन है, तीसरा नहीं चौथा है ना बेटा। तो लिखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब आगे लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगी उसकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। अच्छा हमने नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हें पढ़ा दिया, और मान लो कभी मेटेलिक कैरेक्टर तुमसे पूछ ले, यदि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ या ना। ठीक है, पांचवा लिखो एप्लीकेशन, पांचवा लिखो,
परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगला लिखो पांचवा एप्लीकेशन, ऐसे लिखना परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो लिख लो परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है भैया। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर के लिए तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हम कहां पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में, जो चैप्टर आ रहा है। क्लियर है? लेकिन फिर भी हम अब इस ऑप्शन को यहां दिए हैं तो सवाल तो बनाना ही पड़ेगा। तो आज सिर्फ तुम देख लो। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये हमने लिखा CH3, फिर हमने लिखा CH, फिर हमने लिखा CH, है ना बेटा, फिर सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। मान लो ये एक कोई हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिख दिया। क्या लिखा बताओ बेटा? CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है? अब आपसे पूछे, देखो अभी आप जान नहीं रहे हो, जानोगे कहां पे? केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन यहां देख लो, अभी चंद दिनों बाद ये जान जाओगे। देखो अब हम कहें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। क्लियर है? तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, इसका बताओ sp2, इसका sp2 और इसका sp और इसका sp। देखो हम तुम्हें एक बात बताते, जुगाड़ तुम्हें सिखा देते हैं, बाकी तुम्हें वहां हम सिखाएंगे। देखो टोटल पाई बॉन्ड अटैच्ड विद कार्बन, टोटल पाई बॉन्ड अटैच्ड विद कार्बन, है ना। यदि कार्बन से 0 पाई अटैच है या 1 पाई अटैच है या 2 पाई अटैच है तो इनका हाइब्रिडाइजेशन 0 अटैच है तो sp3, 1 अटैच है तो sp2, ये 2 अटैच है तो sp। क्लियर है? डायरेक्ट अभी जैसे जिसको कुछ भी ना आता वो भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले। क्लियर है? हमने क्या लिखाया? टोटल पाई बॉन्ड अटैच्ड विद कार्बन। कार्बन से यदि 0 पाई अटैच है तो sp3, 1 पाई sp2, 2 पाई sp। अच्छा आपको मालूम है ना बेटा, बहुत ध्यान से देखो, देखो होता क्या है, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं? नाना प्रकार के होते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के पास एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, यहां कार्बन कार्बन कितने बॉन्डों से जुड़ा है? बताओ ये कार्बन कितने बॉन्डों से जुड़ा है? 1 2 3 और एक यहां 4। क्लियर है? लेकिन पूछा जाए बताओ ये कार्बन कितने पाई से जुड़ा है, तो बताओ ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है ना, और ट्रिपल बॉन्ड के पास कितने पाई होते हैं? 2 पाई। यदि 2 पाई से ये कार्बन जुड़ा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा? sp। ये उनके लिए है जैसे हमें कुछ ना मालूम हो फिर भी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो। क्लियर है? अच्छा बताओ ये कार्बन, ये बताओ ये कार्बन कितने पाई से जुड़ा है? कितने पाई? अरे देखो ये ट्रिपल बॉन्ड इनका भी है, ये ट्रिपल बॉन्ड इनका भी तो है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई इसके पास, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। क्लियर? अच्छा अब आगे जरा ध्यान से देखो, बताओ ये कार्बन कितने पाई से जुड़ा है? 1 पाई।
अरे बेटा एक है डबल बॉन्ड, तो इसके पास एक ही पाई तो है, बाकी तो ये सब सिंगल हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा sp2। बताओ ये कार्बन कितने पाई से जुड़ा है, एक। बताओ हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा इसका बताओ 0 पाई, तो क्या हो जाएगा sp3। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से देखो, अच्छा पहले इतना लिखो, इतना लिखो फिर आगे बढ़े, इसको लिखो। अच्छा बताओ इतना सबको समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, हाँ लिख लो, फिर परसेंटेज एस कैरेक्टर निकलवा देते हैं सबका। हाँ बेटा, स्पीकर का वॉल्यूम बहुत तेज है, आप बताओ बेटा। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अब जरा ध्यान से देखो, अब हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तुमको बस एक जुगाड़ याद रखना है, कितना है कितने में इंटू 100 परसेंटेज एस कैरेक्टर निकल आएगा। क्या निकालोगे, कितना है कितने में इंटू 100, तो क्या निकल आएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, हम क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर, यही निकालने जा रहे हैं। अच्छा बताओ, हमने परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने का फार्मूला क्या बनाया, कितना है कितने में इंटू 100। बताओ इस एसपी में एस कितना है, एक, और टोटल कितने हैं, दो। तो बताओ परसेंटेज एस कैरेक्टर का फार्मूला क्या होगा, कितना है कितने में इंटू 100, तो ये कितना हो गया 50%। जैसे दोनों मिला के दो हैं, दो में एस कितना है, एक है, तो कितना है कितने में इंटू 100, पक्का। अच्छा यहां इसका निकालो सारे बच्चे, बताओ इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालो। बताओ इसमें एस कितना है, एक, टोटल मिला कितने हैं, तीन ये और एक है, चार, कितने में, चार में, इंटू 100, तो बताओ ये क्या प्रतिशत हुआ, 25%। समझ में आ रही बात अभिनव? चलो अच्छा इसका निकालो, अब एक यही बचा है, एक sp वाला निकाल, sp2 वाला निकाल लो, sp वाला निकाल ही लिए, और ये निकाल लो। बताओ क्या निकालोगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना। बताओ कितना है, एक है, कितने में, तीन में, इंटू 100, तो ये कितना हो गया 33.33%। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हमने इनके अच्छा नाम रख दिए कार्बनों के, ए बी सी डी और ई। बताओ आपसे पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ, बताओ सबसे ज्यादा कौन है, बताओ ए बराबर बी है कि नहीं, है ना, और ये दोनों ज्यादा किससे है,
सी बराबर डी से, और सबसे कम कौन है, ई। ये ऑर्डर बन गया, बना कि नहीं बना? बताओ, इसका परसेंटेज कैरेक्टर और इसका दोनों का कितना है, 33, यानी 33 ये भी है, 33 ये भी है, और 50 ये है, 50 ये है, 25 ये है। तो परसेंटेज कैरेक्टर निकालना आ गया। अच्छा, परसेंटेज कैरेक्टर निकालने का जुगाड़ हमने बताओ क्या बताया बेटा, कितना है कितने में इंटू 100। ये तो वो परसेंट है जिससे तुम कोई दुनिया का परसेंट निकालो, यही तो फार्मूला लगाते हैं हर परसेंटेज निकालने में, है ना? आगे बढ़ा जाए, अगली हेडिंग डालो। तो परसेंटेज कैरेक्टर निकालना आ गया, अगली हेडिंग डालो बेटा, लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, क्या लिखोगे, लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जाम्पल लिखो, लिखो बेटा, SO4 और SO3 में, लिखो SO4 कॉमा SO3, SO4 और कॉमा SO3। बताओ इनमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और किसका सेंट्रल मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और किसका सेंट्रल मेटल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? बताओ, इसका सेंट्रल मेटल सल्फर और इसका भी सेंट्रल मेटल क्या है, सल्फर। अब आपको ये दोनों सल्फरों में बताना है कि कौन सा सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब हम बताओ क्या निकाल दें, ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो इसको मान लो x, है ना, और प्लस एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता -2, कितने हैं, 4, इक्वल टू क्या करेंगे, 0, है ना? तो जानते हो क्या है, ये SO4 माइनस माइनस कर लो, क्योंकि तभी तो सल्फेट आयन होगा, है ना? और यहां SO3 माइनस माइनस कर लो, नहीं तो जानते हो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 8 आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा? और ग्रुप नंबर से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, तो आपको नहीं लग रहा कि ये केमिस्ट्री के बाहर जा रही बात, है ना? क्लियर है? तो दोनों पे चार्ज लगा दो, है ना? तो अब बताओ यहां क्या करेंगे, इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे, -2। जो यहां चार्ज हो वही इक्वल टू के बाद लिख दिया करो। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, x -8 इक्वल टू -2। तो x बराबर क्या हो गया, -2 + 8, तो क्या हो जाएगा, +6। यानी इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +6, है ना? चलो सारे बच्चे इसका निकालो। तो इसका x मान लेंगे, प्लस एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। ये -2 ना समझना, ये क्योंकि ऑक्साइड है इसलिए इसका -2 होता है, ये याद करना है। देखो, एक ऑक्सीजन पे -2 ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन पे -1 पर ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन पे -½ चार्ज हो तो सुपर ऑक्साइड। क्लियर है? तो यहां इंटू क्या करेंगे, 3 इक्वल टू -2, तो x -6 इक्वल टू -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +4। बताओ, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहला, किससे, दूसरे से। निकाल लो बेटा दोनों।
चलो लिखो, अगला लिखो नेचर ऑफ ऑक्साइड। हेलो, नमस्कार, क्लास में है? कब? हाँ, ठीक ठीक, क्लास में अभी। तो ये कहानी समझ में आ गई बेटा? अब अगली हेडिंग डालो, सुंदर सी लिखो। लिखो बेटा, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड। लिखो, पहला लिखो, अगली हेडिंग डालो नेचर ऑफ ऑक्साइड। और नेचर ऑक्साइड में पहला पॉइंट लिखो। हेडिंग हो गई नेचर ऑफ ऑक्साइड में पहला पॉइंट लिखो। लिखो अलोंग अ पीरियड। लिखो अलोंग अ पीरियड एसिडिक नेचर इंक्रीजेज। किसका एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा? ऑक्साइड का। लिखो बेटा, along a period acidic nature increases। दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीजेज। डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीजेज। अगला पॉइंट नीचे लिखो, लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। लिखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड्स ऐसे लिखना। क्या हमने बोला? बताओ बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिखो बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि हम आपसे 2-3 ऑक्साइड दें और हम आपसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का आपसे ऑर्डर पूछे तो आप बता ले जाओगे। नीचे लिखो, लिखो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी along द पीरियड। अच्छा, ये बताओ क्या है? पीरियड। अच्छा, ये बताओ किसकी बात चल रही है? ग्रुप, है ना? जब हम ऐसे निशान लगाएं तो आप समझ लेना टॉप टू बॉटम चल रही, इधर लगाएं तो लेफ्ट टू राइट चल रही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। अच्छा, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। ये बात इन जनरल है। ये कैसी है? इन जनरल। लिखो उसी के आगे। अच्छा, सवाल जो हमने लिखा था उसके आप फॉलोइंग के ऑप्शन लिख लो। लिखो नंबर 1 ABCD करके लिख लो, चाहे नंबर 1 2 3 लिख लो। पहला लिखो HNO3, पहला लिखो HNO3। दूसरा लिखो H2CO3 और तीसरा लिखो H3BO3। तीसरा लिखो H3PO3।
दूसरा हमने बोला है H2CO3 और पहला हमने बोला है HNO3। अब आपको बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और कौन है जिसका सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। दोनों ऑर्डर हमको बताने हैं। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, जिसका सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अच्छा आपको नहीं लग रहा इसका सेंट्रल एटम ये है, इसका सेंट्रल एटम ये है और इसका सेंट्रल एटम ये है। हाँ ये ना, देखो मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सेंट्रल एटम पे। हाँ ये ना, जैसे हर घर परिवार का एक सेंट्रल इंसान होता है, मुखिया, वैसे किसी भी मॉलिक्यूल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, सेंट्रल एटम, है ना। सेंट्रल एटम को हमेशा हम बीच में लिखते हैं, फिर उसके चारों तरफ बाकी एटम को लगाते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन होता है, जो सेंटर पे होता है। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक, अच्छा बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है ना, उससे कम कार्बन और सबसे कम यहां बोरान। अच्छा बोरान सबसे कम क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं फॉन्कल ब्रिक। बेटा एक नियम हर जगह लगेगा, बहुत नहीं याद करना, बहुत कम याद करना है, समझ लो। तो हमने आपको नहीं पढ़ाया फॉन्कल और ब्रिक, ये याद कराए कि नहीं। और लास्ट में हाइड्रोजन। तो बताओ यहां कहीं बोरान है, नहीं है, इसका मतलब इन लोगों से वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पक्का। तो बताओ यहां नाइट्रोजन है, हाँ है, कार्बन है, हाँ है। बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हुई, पहले की, उसके बाद दूसरे की, उसके बाद तीसरे की। ये बन गया ऑर्डर। फर्जी का काय दिमाग लगाते हो जब सीधे सीधे सवाल लगते हैं, लिख लो। चलो अच्छा दूसरा ऑर्डर हम बोल रहे हैं, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, लिखो लिखो जल्दी लिखो, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नंबर वन HClO4, HClO4 पहला ऑप्शन हमने दिया है HClO4, दूसरा है HbRO4, तीसरा है HiO4। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने पूछा है, बताओ बेटा 1 2 3, पक्का सबका, इसमें डरने वाली कोई बातें नहीं है। अच्छा बताओ सबका सेंट्रल एटम कौन है, हाँ या ना। अच्छा बताओ ऊपर से बताओ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में लगे हैं ना, और ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो सबसे ज्यादा किसकी है, फिर उसके बाद तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, बताओ सबसे ज्यादा पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ठीक है, अगला सवाल हो जाए इसी बात पे।
सवाल यही लिखो फिर सेम, या ऑप्शन बदलते चले, सवाल तो सेम है, ऑप्शन खाली बदलो। फिर लिखो 1 2 3। फिर ये घर में ना भूल जाना कि काहे का ऑर्डर लिखा है, ऊपर सवाल लिखा है, हम ऑप्शन बदल रहे हैं बार बार। लिखो, पहले लिखो नंबर 1, लिखो SO3 SO3। नंबर 2 SeO3 SeO3। अगला लिखो TeO3 TeO3। पहला है SO3, दूसरा है SeO3, तीसरा है TeO3। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। 1 2 3। बिल्कुल नहीं। ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, होगा थोड़ा थोड़ा होगा, पता नहीं। अरे यार बेटा देखो, उससे टीपो, यही तो आपका 6A ग्रुप है, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी। और देखो हमने इन तीनों के मॉलिक्यूल ही तो लिखे हैं, एक सल्फर का मॉलिक्यूल, सेलेनियम और टेल्यूरियम, 3 ही तो हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ये, उससे कम ये, उससे कम ये, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी? पहले की, उसके बाद दूसरे की, उसके बाद तीसरे की। यही हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। चलो, हाँ नहीं, अगला लिखो, ऑप्शन में बोल रहा हूं, लिखना तुम्हें है। लिखो पहले लिखो HOF, लिखो HOF, HOCl, HOF, HOCl, ये मैं बोल रहा हूं, HOF, HOCl, HOBr और HOI। अब यही नहीं समझ आ रहा इसमें सेंट्रल मेटल क्या है, क्योंकि सेंट्रल पे लिखा कुछ दूसरा है और सेंट्रल एटम है कुछ दूसरा इसमें। बताओ, अच्छा श्रेया बताओ, बताओ HOF में सेंट्रल मेटल कौन है, सेंट्रल एलिमेंट कौन है? कौन है? ठीक, पीछे बताओ बेटा। है? अच्छा बताओ। है? फ्लोरीन। सब बताओ, एक ही बचा है हाइड्रोजन, है कि नहीं? कौन है? अच्छा, आपको नहीं लग रहा है सब में ऑक्सीजन कॉमन है? सब में ऑक्सीजन क्या है? कॉमन है। सब में कौन है? हाइड्रोजन्स हैं जो अलग अलग हैं। तो बताओ अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगी? अरे भाई अब ऑक्सीजन पे तो डिपेंड करेगी ही नहीं, क्योंकि सब में वो सेम है। देखो बेटा, जैसे जब कोई दो चीजों को अलग एक चीज ना कर पा रही हो तो उसको छोड़ो, उसके अलावा ऐसा फैक्टर लाओ जिससे तीनों चीजें अलग हो रही हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। तो बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। चलो भैया आगे लिखो। अब अगली हेडिंग डालो, सुंदर सी हेडिंग। इसके कुछ और सवाल करवा दें, ये बढ़िया सवाल मिला। लिखो, ये कौन सा एप्लीकेशन था? कौन सा एप्लीकेशन था ये? नंबर बताओ, नंबर कौन से नंबर का था? अरे 1 2 3 7th, 8th लिखो, 8th, 8th लिखो। लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान लगा लेना, और एसिडिक ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। नीचे लिखो अरेंज द, नीचे एक पॉइंट लिखो, लिखो एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज, नॉर्मल पॉइंट बना के लिखो, लिखो एसिडिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेज, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज with increasing oxidation state, with increasing oxidation state, with increasing oxidation state, मतलब जिस सेंट्रल मेटल का या जिस सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा एसिडिक होगा। नीचे लिखो अरेंज द फॉलोइंग, सवाल लिखो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their acidic strength, their acidic strength, पहला लिखो H2SO4, नंबर 1 H2SO4, नंबर 2 H2SO3। पहला हमने लिखा है H2SO4 और दूसरा हमने लिखा है H2SO3। नंबर 2 है H2SO3। बताओ इनमें कौन ज्यादा एसिडिक है। अच्छा एक बात बताओ, अब आप क्या करना, अब देखो दोनों के सेंट्रल एटम क्या है, सेम है। जब दोनों के सेंट्रल एटम सेम हो तो इनका क्या निकाल लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी तक हम जितना पढ़ा रहे थे उनमें सेंट्रल एटम अलग अलग थे, अब जो हम पढ़ा रहे हैं सब में सेंट्रल एटम क्या है, सेम। अच्छा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, ये कितने हैं 2, है ना बेटा, प्लस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो वो X, प्लस एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज -2, कितने हैं 4। बताओ SO4 पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा +2 + x -8 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +6। अच्छा ऐसा तो नहीं ऑक्सीडेशन नंबर ना निकालना आता हो, आता है ना, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा +1 कितने हैं इंटू 2, और प्लस ये क्या हो जाएगा x, प्लस एक ऑक्सीजन -2 कितने लगे हैं 3, और इक्वल टू 0, तो ये जाएगा +2 + x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +4। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यदि बनाना हो तो क्या बनाओगे, पहला ज्यादा एसिडिक है दूसरे से, है ठीक है। पहले में हमने ऑक्सीडेशन वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि वहां सेंट्रल एटम सेम नहीं थे, अलग अलग थे। अब क्या है, सब में सेंट्रल एटम क्या है, अलग अलग है, मतलब सेम है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अगला लिखें, अच्छा ऑप्शन बनाओ, अगला ऑप्शन बनाओ। सवाल ऊपर वाला सेम रहेगा, ऑप्शन चेंज करा रहे हैं। लिखो HClO4, पहला ऑप्शन लिखो HClO4, पहला ऑप्शन है HClO4, दूसरा है HClO3, तीसरा है HClO2 और चौथा है HClO। सब में सेंट्रल एटम क्या है
सेम। सेंट्रल तो छोड़ो, इसमें सराउंडिंग भी सेम है ना। हाँ, तो अब क्या करो, सारे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल डालो। बताओ, हो गया। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। चलो, SClO4 का निकाल के बता दो। हाइड्रोजन कितना होता है, +1। Cl का निकालना, इसको x मान लो। एक ऑक्सीजन -2 कितने हैं, 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो गया, +7। हो गया, सब लोग निकाल पा रहे हो। तो बताओ इस पे क्या लगेंगे, +7। इस पे बताओ +5। इस पे बताओ +3, है ना। अच्छा, इस पे बताओ +1। क्लियर है। तो बताओ ऑर्डर क्या बनेगा, 1 2 3 4। लिख लो 1 2 3 4। ठीक है भैया, लिख लो 1 2 3 4। अच्छा, एक और बता दो बस। लिखो SO3 और SO2। SO3 और SO2। एक लिखो SO3 और एक लिखो SO2। बताओ इन दोनों में कौन मॉलिक्यूल ज्यादा एसिडिक है। SO3 और SO2 में। हाँ, एक हमने बोला है आपसे SO3 और दूसरा हमने बोला आपसे SO2। बताओ दोनों में सेंट्रल एटम क्या है, सेम। तो दोनों क्या निकाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो जाएगा x प्लस एक ऑक्सीजन -2 कितने हैं, 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हुआ, +6। अच्छा, इसका क्या होगा, +4 निकाल लेना। तो बताओ एसिडिक स्टेट में कौन ज्यादा एसिडिक, पहला किससे, दूसरे से। लिख लो बेटा। चलो ये भी बात समाप्त हुई। चलो ये भी बात समाप्त हुई। अगली हेडिंग डालो। हेडिंग डालो, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड। और नीचे लिखो, इसके अंदर ए हेडिंग डालो, ए लिखो अकॉर्डिंग टू। नेचर ऑफ बॉन्ड में पहली हेडिंग डालो अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू हैनी, HANNY। अकॉर्डिंग टू हैनी, HANNY एंड स्मिथ, SMITH। हैनी एंड स्मिथ। किसके अकॉर्डिंग हम ये बात पढ़ने जा रहे हैं, हैनी और स्मिथ के। क्लियर है। अब इसी के आगे डैश लगा के छोड़ो, डैश लगा के छोड़ो। नीचे लिखो परसेंटेज आयनिक करेक्टर। नीचे लिखो, एक ये फार्मूला है, लिखो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर बराबर, लिखो 16 XA
माइनस एक्स बी, है ना, और फिर क्या लिखोगे, और 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर लिखो बेटा। ठीक है, अब यहां पे ये एक्स ए और एक्स बी क्या है, ये सारे बच्चों को फार्मूला आना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको यदि हम छोटा बनाए तो ऐसे याद कर लो, लिखो 16 डेल्टा एक्स, है ना, और प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब देखो ये फार्मूला छोटा हो गया कि नहीं? अच्छा, छोटा दिख भी रहा तब भी नहीं बोल रहे हो? अरे 16 डेल्टा एक्स, अरे इसका डिफरेंस डेल्टा एक्स ही तो होगा, और इसका डिफरेंस डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो अब छोटा फार्मूला नहीं हो गया। तो बताओ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का हमने फार्मूला क्या रटा है, बताओ सब लोग सुनाओ। 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा, यहाँ एक्स और एक्स ए और एक्स बी क्या है? अच्छा, पक्की बात है, बॉन्ड बनेगा तो किन्हीं दो लोगों के बीच में बनेगा, है ना। जैसे मान लो ये बॉन्ड बना ए और बी के बीच में, किसके बीच बना? ए और बी। तो बताओ, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए को ही हमने क्या लिखा है, एक्स ए, है ना। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी को हमने क्या लिखा है, एक्स बी। तो बताओ एक्स ए एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। भाई ये बॉन्ड बना है, हम नेचर ऑफ बॉन्ड ही तो पढ़ रहे हैं, तो बॉन्ड बना है तो पक्की बात है कि नहीं दो एटम के बीच बना होगा, है ना। और मान लिया हमने एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स ए है और दूसरे के एक्स बी है, पक्का? ठीक है, तो इनको लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ा जाए। लिखो, लिख लिया। बताओ एक्स ए और एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, नीचे और लिखो। नीचे एक सवाल लिखो, इसी के नीचे एक सवाल लिखो। सवाल कैसा आएगा मान लो, है ना। तो ये फार्मूला सबको याद हो गया। अच्छा बताओ फार्मूला क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फार्मूला क्या है, 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर, है ना। सवाल लिखो इसी के नीचे, लिखो क्वेश्चन, लिखो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी the value of electronegativity difference between atom A and B, atom A and B, the value of electronegativity difference between atom A and B is 2.8, 2.8। then calculate percentage ionic character, percentage ionic character of ऐसे लिखना, ए बी ऐसे लिखना, ऑफ ए बी विल बी, ए बी कैसे लिखना, ऐसे,
यानी हमको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इस बॉन्ड का निकालना है। जब ए बी कहे तो इसका मतलब ए और बी के बीच के बॉन्ड का वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जानना है। क्लियर है? विल बी क्या होगा? अब अपने पास देखो फार्मूला जिंदाबाद है। अच्छा देखो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है आयनिक कैरेक्टर का? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ हमको, बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कितना दे रखा है? बताओ बेटा 2.8। तो आपको नहीं लग रहा यही आपका डेल्टा एक्स है? कितना? 2.8। अच्छा यहां रख दो 16 इंटू 2.8 प्लस 3.5 और 2.8 का होल स्क्वायर। आंसर बताओ सारे बच्चे, निकालो। जोड़ घटाना गुणा भाग किया करो धनाधन। आंसर बस बता देना, काम बन जाएगा। सब लोग लेकिन बढ़िया कैलकुलेट करेंगे अपने से। कितना आया? 24.6। 132 निकाल लो भैया। अच्छा 2.8 को 2.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आया? अरे पॉइंट लगाओगे कहीं 784 पूरा बोल दोगे? हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब तुम यहां आंसर गड़बड़ बता सकते हो तो वहां क्या होगा? बताओ भैया, यहाँ यहाँ केमिस्ट्री तो है नहीं, ये तो मैथमेटिक्स है। सब लोग बताओ बेटा, आज तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे। हम देखो कुर्सी मंगा ले हैं बैठे। इंद्रेश बताओ। हाँ अब तुम एक तसल्ली वाली बात कहे हो। 72 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। और तुम लोग क्या है, ये तुम आर्यन 100 के ऊपर निकल गए और कोई बहुत कम में था। ये कैसे हो रहा? सब सब लोग करो ना, ऐसे आंसर बताने से काम नहीं चलेगा। सब लोग करो, जोड़ घटाना करो, गुणा भाग करो, करो करो। ऐसे काम नहीं बनेगा। आ गया आंसर? कितना आया? 72.04%। ये है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। 02 है, 0.2, 24 है ना? लो इतना लिख लो।
परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अच्छा बताओ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के सवाल अब आएंगे तो लगा लिया करोगे। अच्छा, कभी कभी हो सकता है बोल दे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, है ना, ए, एटम ए इज इतनी, एटम बी इज इतनी, तो दोनों का डिफरेंस तो निकाल ही लोगे, तब रख देना। चलो आगे लिखो भैया। देखो अकॉर्डिंग टू, उसी के नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू हैनी एंड स्मिथ, हैनी एंड स्मिथ फार्मूला, अकॉर्डिंग टू हैनी एंड स्मिथ फार्मूला, हैनी एंड स्मिथ फार्मूला, और डैश लगा के छोड़ो, वहां लिखो एक्स ए माइनस एक्स बी यदि ग्रेटर या इक्वल होगा 2.1 से तो बॉन्ड कैसा होगा बताओ बेटा, आयनिक। तो कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड, है ना। और यदि एक्स ए माइनस एक्स बी का वैल्यू लेस या इक्वल टू क्या होगा 2.1, तो ये कैसा होगा बताओ बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। 2.1 होगा, कितना होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। नीचे लिखो लिखो नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू गैलिस, अकॉर्डिंग टू गैलिस, GALLIS, गैलिस, अकॉर्डिंग टू गैलिस, अकॉर्डिंग टू गैलिस, GALLIS, अकॉर्डिंग टू गैलिस, आगे डैश लगा के छोड़ो, नीचे लिखो एक्स ए माइनस एक्स बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1.7, तो बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक। और यदि एक्स ए माइनस एक्स बी लेस आर इक्वल टू 1.7 तो ये कैसा होगा, कोवैलेंट। ये कैसा होगा, कोवैलेंट। तो देखो हैनी और स्मिथ के अलावा के अनुसार ये बात है और गैलिस के अनुसार ये बात है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कभी ऐसा हो जाए एक्स ए बराबर एक्स बी हो जाए, हाँ, मान लो कभी बॉन्ड क्या आ जाए, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, तो बॉन्ड बताओ कैसा होगा, नॉन पोलर बॉन्ड भैया। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे Cl और Cl के बीच का बॉन्ड है ये, तो बताओ ये पोलर तो नहीं है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम, तो ये कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड। अच्छा नॉन पोलर ये बॉन्ड है तो बताओ ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। समझ में आया बेटा। जैसे देखो जिन दो एटम के बीच तो, बॉन्ड तोड़ने पे कोई चार्ज डेवलप ना हो वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर, और चार्ज बॉन्ड तोड़ने पे चार्ज डेवलप हो तो वो पोलर, है ना। तो ये बताओ, ये अब आपसे पूछा जाए कि बताओ Cl2 मॉलिक्यूल कैसा है तो क्या लिखोगे, नॉन पोलर। अच्छा ये बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर। अच्छा लेकिन मान लो ऐसे लिखा जाए, है ना, तो बताओ अब इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है ना, तो इसको तोड़ोगे तो इस पे चार्ज डेवलप होगा ना, कैसे, H प्लस और Cl माइनस। इसका मतलब जो HCl मॉलिक्यूल है ये कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, और ये कैसा है,
नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसको तोड़ने से कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। समझ में आ रहा? लिख लो। आज के बाद पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझ में आ गए कौन कौन से होते हैं? जिसको तोड़ने से चार्ज डेवलप हो पोलर, और चार्ज डेवलप ना हो नॉन पोलर। अगला लिखो, नॉमनक्लेचर इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखो नॉमनक्लेचर इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऐसे लिखो नॉमनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं, इन दो बार कर दोगे गड़बड़ा दोगे। नॉमनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। है ना? देखो होगा क्या, जैसे मान लो ये हमने एक मॉलिक्यूल ए बी लिखा। क्या लिखा? ए बी, है ना? तो जो ए होगा ये क्या कैसा होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और जो ये पीछे लिखा होगा ये कैसा होगा? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। जैसे समझो, ऐसे लिखो पहले, आगे वाला क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और पीछे वाला क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। लिखो लिखो, अभी समझा रहे हैं, क्या हम पढ़ा रहे हैं। लिखो। अच्छा देखो, हमने एग्जाम्पल एक लिखा Cl2O, है ना? और हमने एक एग्जाम्पल लिखा OCl2। बताओ इन दोनों में कौन मॉलिक्यूल सही लिखा है? एक हमने लिखा Cl2O और एक हमने लिखा OCl2। बताओ कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है? पहला सही है। ये कैसा है? सही है। और ये कैसा है? गलत। अच्छा ये गलत क्यों है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो बाहर साइड लिखा होगा, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो पीछे साइड लिखा होगा। क्लियर है? अब देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देखो सामने लिखा है, और इसके पीछे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसको लिख लो राइट और रॉन्ग, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। अच्छा एक मॉलिक्यूल हम दे रहे हैं, जरा उसको बताओ। बताओ अगला एग्जांपल लिखो OF2। OF2। अगला एग्जांपल लिखो OF2, और दूसरा लिखो F2O। कौन सही कौन गलत? ऊपर वाला सही, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बाहर लिखा और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अंदर लिखा। अच्छा ये बताओ सही की गलत? बताओ गलत। क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन अंदर लिखा है, ऑक्सीजन बाहर। गलत है। अगला देखो ICl, CLI। बताओ कौन सही कौन गलत? पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बाहर लिखा होना चाहिए। तो बताओ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप लिखना सीख गए, कैसे लिखेंगे? बहुत बढ़िया। अगली हेडिंग डालो, लिखो बॉन्ड पोलैरिटी। लिखो बॉन्ड पोलैरिटी। लिखो बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी। जितना हमने लिखा है उसको पढ़ लो, वो लास्ट हेडिंग चल रही है। अचानक से कभी भी चैप्टर खत्म हो सकता है। बॉन्ड पोलैरिटी।
देखो यहां लिख लेना बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लिख लो बेटा, पहले बॉन्ड पोलैरिटी हेडिंग डाली, फिर नीचे लिखा बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नीचे एक सवाल लिखो, देखो लिखो अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल arrange the following molecule in decreasing order of their bond polarity their bond polarity THEIR their bond polarity। पहला है HI, दूसरा है HBr, तीसरा है HF और चौथा है HCl। इनकी बॉन्ड पोलैरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। अच्छा बताओ बॉन्ड पोलैरिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब जरा ध्यान से देखो, हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई एक फार्मूला पढ़ाया था, हॉन्कल और ब्रेक पढ़ाया था कि नहीं? और लास्ट में हाइड्रोजन। देखो H और F इतनी दूर है ना, और H से Cl इतनी दूर, और H से Br इतनी दूर, और H से I इतनी दूर। तो बताओ जो सबसे ज्यादा दूर होंगे उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बीच में है? HF। तो बताओ बॉन्ड पोलैरिटी का फार्मूला क्या होगा? HF का बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज्यादा, HF का बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा। इसके बाद कौन है? HCl। इसके बाद कौन है? HBr। और सबसे कौन है? HI। अब आपको लगा फॉन्कल ब्रिक से कितने काम बन सकते हैं? खाली फॉन्कल ब्रिक याद रखो, डाइपोल मोमेंट का ही फार्मूला होता है। डाइपोल मोमेंट जिसको हम म्यू से लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसका भी यही सेम फार्मूला होता है? सेम यही फार्मूला, उसको भी लिख लो कहीं आगे केमिकल बॉन्डिंग में वही वो सब पढ़ोगे। अब लास्ट हेडिंग है, लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। अब जितना हमने बेटा पढ़ाया है उसको एक बार पढ़ लो, तब हम लास्ट, अब ये लास्ट हेडिंग है बेटा।
चलो लिखो, लिखो पहली हेडिंग डालो, लिखो पहली हेडिंग डालो, लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मोलिकन स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मोलिकन स्केल, MULLIKEN, MULLIKEN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मोलिकन स्केल, मोलिकन स्केल। और इसके आगे लिखो XM, XM क्या लिखोगे? XM। यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किसमें नापे, कौन से स्केल पे? मोलिकन स्केल पे, तो हम क्या लिख सकते हैं? XM। तो लिखो XM बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2। बाई 2। सेकेंड पॉइंट में लिखो, दूसरे पॉइंट में लिखो, लिखो इफ आयोनाइजेशन potential, if ionization potential and electron affinity, if ionization potential and electron affinity are given in electron volt, are given in electron volt, then electronegativity, by Mulliken, then electronegativity by Mulliken on Pauling scale, by Mulliken on Pauling scale will be, by Mulliken on Pauling scale will be। अच्छा, ये किसके द्वारा दिया गया? मुलिकन। किस स्केल पर दिया गया? पाउलिंग। शब्द समझ में आ रहा? तो वहां लिखना XP बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और अपान 5.6। ठीक है, 5.6। ये आंसर जानते हो किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर का मतलब नहीं है, नहीं तो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आंसर निकाल डालोगे। जो इसकी यूनिट होंगी वही तो आंसर आएगा। तो हम इसकी यूनिट नहीं बता रहे हैं, इनकी जो यूनिटें होंगी वही आंसर आएगा, है ना? अच्छा बताओ, यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये दोनों दिए गए हों तो फार्मूला क्या होगा? XP बराबर IE और प्लस EA अपान 5.6। क्लियर है? नीचे लिखो, अगला लिखो, लिखो इफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, if ionization potential and electron affinity are given in kilocalorie per mole, are given in kilocalorie per mole, then XP बराबर क्या हो जाएगा? IE और प्लस EA अपान 6.62.5 और इंटू 2।
अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो, ये देखो कितना हो रहा है, 62.5। अरे 120, 64, 65 है ना, तो 120 और 24, 25, 125। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा। सीधे एक्सपी बराबर लिख लो आई ई प्लस ई ए अपान 125। अरे भैया इसको 2 गुना करोगे तो 125 है तो होगा, तो इतना लफड़े वाला काहे याद करोगे, डायरेक्ट ये याद कर लो। मतलब उसमें भी कोई लॉजिक थोड़े ना है। हाँ लास्ट लिखो, लिखो रिलेशन बिटवीन मुल्लिकन एंड पाउलिंग स्केल। ऐसे लिखो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लिखो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन मुल्लिकन एंड पाउलिंग स्केल, इन मुल्लिकन एंड पाउलिंग स्केल, मुल्लिकन एंड पाउलिंग स्केल। तो उसका फार्मूला ये है एक्सपी बराबर एक्सएम अपान 2.8। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहां है, मुल्लिकन स्केल पे, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहां है, पाउलिंग स्केल पे, है ना। तो फार्मूला क्या बन गया, एक्सपी बराबर एक्सएम अपान क्या, ये अच्छा इसको ये नहीं बना सकते हो, एक्सएम बराबर 2.8 इंटू एक्सपी। कौन ज्यादा बढ़िया लग रहा, जो तुम्हें बढ़िया लग रहा हो याद कर डालो। हमको तो ये ज्यादा बढ़िया लग रहा, जैसे ऐसा नहीं लग रहा, देखो एक्सएम ऐसा लग रहा मुल्लिकन स्केल बड़ा स्केल है, ऐसा नहीं लग रहा देखने में, और 2.8 एक्सपी के बराबर है ना। जो मन करे वो याद कर लो, ये और करके लिखवाया है कि दोनों अलग दोनों याद करे हैं, सोच रहे हम कौन लगाएं। तो भैया इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। क्लियर है। अब हम लोग कहां बढ़ेंगे,